हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का ये पक्ष रखेंगे और हमारे साथ पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अब इस पैनल के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हर एक पहलू पर हम इनसे जवाब लेंगे। शुरुआत करते हैं तेज जी, स्वागत है आप दोनों का ही खास मेहमानों का। बिल्कुल रजनीश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। चूंकि 3 सीटें इस वक्त यहाँ की, पूरे देश भर की 88 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद कर रही है। और खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें, क्या उम्मीद कर रहे हैं रजनीश जी? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल से माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है उसमें। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी, हम यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जिस तरह से प्रथम चरण में बस्तर में जो वोटिंग परसेंट हुआ और हमारी माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के जो भाग लिया है, वो साफ संकेत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्ट वोटों से वो सीट जीतेगी। आज कांकेर में भी अभी जो हम लोग को प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, बड़ा उत्साहपूर्ण है और लोग लंबी लंबी लाइन लगे हैं। जिस तरह बस्तर में त्योहार टाइप का लोग दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ भी कई मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ है और लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। पिछले 4 महीने के आसपास जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बनी है, अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं और बस्तर खास करके जो पीड़ित रहा है, उस दंश को लगातार वर्षों से झेल रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द हम इस पीड़ा से, इस दंश से बस्तर को बाहर निकालेंगे। हमारे यहाँ के वनवासी भाइयों को, युवाओं को, माताओं बहनों को जो पीड़ा सहनी पड़ी है और जिसके कारण शिक्षा में प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ा, रहन सहन में प्रभाव पड़ा, वो सब चीजें अब लोगों को विश्वास हो चला है। इसलिए वोटिंग निश्चित रूप से बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले बस्तर और आज का जो 3 सीट है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। और देश में भी जो पिछले 102 सीट का हुआ था और आज का 88 सीट जो है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हम सीट लेकर के आ रहे हैं। आज कांकेर में बड़ा उत्साह से लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर बात की जाए कांकेर की, तो कांकेर भी आप पिछले बार हारे थे, मात्र बस्तर और कोरबा जो आपके पास थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने ऐसा क्या किया है कि आपको लगता है कि हाँ, मिशन 11 इस बार कांग्रेस के पक्ष में होगा? देखिए, निश्चित ही आज 88 सीटों पे मतदान होने जा रहा है और सभी जागरूक मतदाता देश के परिवर्तन के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है, आज हर वर्ग परेशान है, तो आज हर वर्ग जागरूक मतदाता के रूप में आज अपने घरों से निकलेगा और परिवर्तन के लिए अपने वोट का उपयोग करेगा। जिस तरीके से आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, आज गृहिणियां महंगाई की मार को झेल रही हैं, आज किसान कहीं ना कहीं आंदोलन करके पूरे सड़कों पर उतरा हुआ, सरकार निरंकुश हो चुकी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात किया करते थे मोदी जी चुनाव से पहले, आज भ्रष्टाचार युक्त हो चुकी है भाजपा। जो अजीत पवार पहले भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप उन पे लगाया था। आज जब वो भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट दी जाती है। तो जनता ये सारी चीजें देख रही है। जनता पूछना चाहती है भाजपा के उन नेताओं से, उन मुख्यमंत्रियों से जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री महोदय जब चुनाव के रण क्षेत्र में जाते हैं तो जनता पूछती है कि क्या वजह थी, क्या डील हुई कि आपने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक पूर्व पार्टी जिसने आपको टिकट दिया, जिसके प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में उतरे, चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद, पद पाने के बाद क्या आपने डील करी, क्या ऐसा लालच रहा कि आज अपने अपने पद से इस्तीफा देके आप बदल गए। तो निश्चित ही इन सारे मुद्दों पर आज चुनाव होने जा रहा है और जनता जागरूक है। जनता जिस तरीके से भाजपा निरंतर गुमराह करने का प्रयास देश की जनता को कर रही है, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। हमें हमारे पड़ोसी देशों से सीखना पड़ेगा कि जिस तरीके से उनके पतन का सबसे बड़ा कारण, जिस तरीके से वहां के शासकों ने निरंकुश होकर शासन किया, जिस तरीके से निरंतर कर्जा लेते रहे, कर्जे की वजह से कई देश आज गर्त में चले गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। धर्म आधारित जब राजनीति होने लगती है तो देश का पतन होना तय है। तो निश्चित ही आज जागरूक जनता परिवर्तन के लिए अपना वोट का उपयोग करेगी, क्योंकि आज जनता चाहती है कि महंगाई पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आज उनके बच्चों को रोजगार की आवश्यकता है। अग्निवीर योजना जैसी जो विफल योजनाएं हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज देश की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया
भाजपा ने। अग्निवीर एक फ्लॉप योजना है, युवा उसका बढ़ चढ़ के बहिष्कार कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर दोनों ही जो नेता हैं यहाँ पर वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मतदान उनके पक्ष में होने जा रहा है। बहरहाल हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस बीच फारूक मेमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, गरियाबंद से उनके पास चलते हैं। फारूक, गरियाबंद में किस तरह की स्थितियां, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पर? जी, मैं यहाँ स्पष्ट देख रहा हूँ। महासमुंद लोकसभा के 8 विधानसभा में गरियाबंद जिले के अंतर्गत दो विधानसभा आते हैं, बिंद्रा, नवगढ़ और रांची। यहाँ पर ये पहले ही सेकंड फेज का चुनाव है और सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ है। ऐसा लगता है कि मतदाता के मन में एक फारूक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं। सतना का हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ मौजूद है। जी अंशुल, ओवर टू यू। मिल लीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दो अभी हम सिद्धार्थ कुशवाहा के घर में हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जो हैं वो अब अपने परिजनों से मिल रहे हैं, परिजनों के साथ में मौजूद हैं और अब यहाँ से वो वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। और पहला वोट जो है, उनकी बेटी जो है वो भी आज अपना पहला वोट जो है वो देने जाएगी। हम सिद्धार्थ कुशवाहा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी बेटी, उनसे भी बात करेंगे। आज पहला वोट देने जा रही हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? जैसा लगना चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर है। मतलब थोड़ा उत्साह है कि कैसे वोट देते थे? अभी तक तो सुना था कि ऐसे वोटिंग होती थी, घर में पापा जो है चुनाव लड़ते आए थे पहले भी, तो अब लग रहा है कि वोट डाल के देखेंगे कैसा होता है। हाँ, मे बी मेरा वोट हेल्पफुल होना चाहिए। ओके, हमारे साथ सिद्धार्थ कुशवाहा भी मौजूद हैं। आज आप इतने दिनों से तो चल ही रहा था प्रचार, आज प्रचार थमा, अब जो महापर्व है उसकी आहुति देने का समय है जनता का। क्या लग रहा है, किस तरह से आहुति दे सकते हैं और कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, जो जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, तो ये जो राजनीतिक जिम्मेदारी है, ये जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हितों की, बहुत सारे लोगों के सुख दुख की इबारत लिखी जानी होती है। तो निश्चित ही चुनाव है, चुनाव एक परीक्षा है। परीक्षा के पहले आदमी का दिल थोड़ा सा वो तो होता है, लेकिन जनता पे पूरा विश्वास है। मुझे यहाँ तक जनता ने पहुँचाया है और फिर हमारे परिवार के सब लोग। इसके पहले भी एक तस्वीर जो है सतना की जनता ऐसी देख चुकी है कि बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के सामने आप जो है सिद्धार्थ कुशवाहा जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब दूसरी बार ये तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, वही वापस से आ सकता है परिणाम? बिल्कुल, लड़ाई तो उसी की है, परिणाम भी आएगा, पूरा मुझे विश्वास है। लेकिन तीसरा कहीं ना कहीं बीएसपी भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है, ऐसा बोल रहा है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक भी जो है वो छटक सकता है, ऐसी उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए, बसपा का अपना कैडर वोट तो है और कैडर वोट के साथ साथ जो अपने नाते रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, तो सहयोग भावना से लोग साथ में तो खड़े होते हैं। तो निश्चित है वो उस स्वभाव के लोग या उस लेवल के लोग जो पारिवारिक रिश्ता रखते होंगे प्रत्याशी से, तो स्वाभाविक है। दूसरे चरण की हॉट सीट माना जा रहा है सतना को। यही कारण भी रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर दिखाई दिए, कांग्रेस के भी कई दिग्गजों ने यहाँ पर रैलियां की हैं। क्या लग रहा है, सीधा टक्कर का मुकाबला है या सीट को आप अपनी चुनौतीपूर्ण मानते हैं? सीधा मुकाबला है। बड़ी खबर बता दें, आप सुन रहे थे सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से एक्सक्लूसिव। और अब आपको अपडेट दे दें कि दूसरे चरण के मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और अब करीब 9:15 हो रहे हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर अभी मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर मतदान जारी है। और इसके साथ आपको बता दें, खजुराहो, टीकमगढ़, सतना, रीवा, दमोह और टीकमगढ़, ये वो तमाम सीटें जहां पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों पर मतदान जारी है। महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू के बीच जंग जारी है। राजनांदगांव में भी मतदान हो रहा है और कांकेर में भी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, फारूक मेमन ने भी हमें गरियाबंद से अपडेट दिया है। रजनीश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, 3 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है। कांकेर की हम बात करें, राजनांदगांव की और महासमुंद की, अगर इनकी विधानसभा सीटों को देखें तो पड़ला ज्यादा भारी हो जाता है कांग्रेस का, क्योंकि राजनांदगांव में 8 सीट में से 5 कांग्रेस के पास रही, 3 बीजेपी के पास। इसी तरह 8 सीट 3 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के कांकेर में, यानी कि पड़ला भारी विधानसभा सीटों में कांग्रेस का है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन सीटों पर चुनौती तो बीजेपी के लिए है बड़ी? नहीं, देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, लेकिन कांग्रेस यदि विधानसभा सीटों में वहां भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर है, लेकिन
माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के जो काम और विष्णुदेव साय जी के 100 दिन के जो काम है, यदि हम याद करें थोड़ा पीछे जा करके 2018 में हम 68 सीट में चुनाव हारे थे और ठीक 4 महीने बाद इसी समय लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए तो भारतीय जनता पार्टी 69 सीट जीती और 9 सीट जीते। कांग्रेसी बड़े उस समय उत्साह थे और उत्साहित होकर के थोड़ा भ्रम में भी थे, अति जो घमंड होता है उसमें भी थे, बोलते थे हम 11 की 11 सीट जीत रहे हैं और परिणाम क्या है कि 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। कई ऐसी सीटें थी जहां पर 8 के 8 इनके विधायक। इसलिए राजनांदगांव में माननीय संतोष पांडे जी ने जो 5 साल काम किया है, उसी प्रकार हमारे महासमुंद में जो चुनाव लड़ रही है वो भी बहुत सक्रिय नेता रही है, विधायक रही है। भोजराज नाग जी जमीन से जुड़े हुए ऐसे आदिवासी नेता जिनकी बस्तर में पूरी पहचान है, वो जमीन से एक ऐसे आदिवासी नेता के रूप में है जो दिन रात उनके हितों के लिए काम करने वाले हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित मान के चलिए 5 सीट में रहे 7 सीट में रहे, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 10 साल के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का काम है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए किया और अभी जो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो किया है, पत्थर का मील है, ऐतिहासिक काम। माताओं बहनों में भारी उत्साह है, हम सब जगह लगातार देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। वो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इसलिए अच्छे खासे मत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और बाकी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जैसे भ्रम में रही 5 साल 18 से 23 तक हम 75 सीट जीतेंगे, जनता ने उनको बता दिया, उनके काम पर भी मोहर लगा दिया कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया था। उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन बिल्कुल रजनीश जी, चुनौती तो है और चुनौती आप कितनी पूरी कर पाते हैं ये 4 जून को साफ हो ही जाएगा। आप बने रहिए। इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रीवा की तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें, रीवा में जनार्दन मिश्रा वर्सेस नीला मिश्रा के बीच जंग है और देखिए ब्राह्मण वोटर्स वहां पर काफी निर्णायक फैसले लेते हैं वहां पर। और अभी आप राजेंद्र शुक्ल की यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सर्वे की अगर बात की जाए तो बीजेपी का फीडबैक रीवा को लेकर के ठीक नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति डामाडोल है और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद राजेंद्र शुक्ल जो डिप्टी सीएम है फिर भी उनकी राह मुश्किल हो सकती है। देखने वाला अब ये बहुत फैक्टर होगा कि किस तरह से अब यहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीलम मिश्रा को यहाँ पर चुनावी मैदान से उतारा गया है। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर बात की जाए पूरे तमाम विधानसभा सीटों की, अभी हमने जो चुनाव देखा उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। एक जो बड़ी चूक उसमें सामने आई कि आप जनता के मुद्दे उतने अच्छे से जनता के बीच पहुंचा नहीं पाए। बीजेपी को आप लगातार घेर तो रहे थे लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए और वही चूक कहीं ना कहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। दल बदल भी हमने देखा, कांग्रेस एक एक कर टूटती चली गई, तो चुनौती कांग्रेस के सामने बहुत विषम है। देखिए, मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। जब खजुराहो में वीडी शर्मा जी का नामांकन भराने स्मृति ईरानी जी आती हैं तो वहां की महिलाएं पूछती हैं कि दीदी आप महिला सुरक्षा की बातें कर रही हैं, पर मणिपुर में जब एक माता पुत्री के अस्मिता पे हमला हो रहा था तब आप कहां थी? आप महिला सुरक्षा की बात करती है, आप महंगाई की बात करती है। जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था आप सर पे लेके घूमती थी कि महंगाई, आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है। अभी आपने सतना और रीवा की बात बताई, वहां पे लाखों की संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां किया करते थे, आज अग्निवीर योजना की वजह से हजारों की संख्या में आ गई है। तो कहीं ना कहीं रुझान भारतीय सेना में जाने का घटा है और युवाओं के अंदर एक आक्रोश है कि इतना कम कार्यकाल होगा कि एक सरकार से भी छोटा कार्यकाल उनकी सेवा का रहेगा, तो निश्चित ही युवा आक्रोशित है। होशंगाबाद में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पर जब किसानों के ऊपर काला कानून थोपा जाता है तो ये अपने घर में छुप के बैठ जाते हैं। होशंगाबाद कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो वहां के किसान अपने भाजपा के प्रत्याशी से पूछ रहे हैं कि जब वो काला कानून थोपा गया था, हम विरोध कर रहे थे, तो आप हमें खालिस्तानी की उपाधि दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आक्रोश है। आज बैतूल में दुर्गादास उइके जी भाजपा के प्रत्याशी, जब वो जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हरदा के अंदर इतनी बड़ी गैर कानूनी फटाका फैक्ट्री चलती रही, आपकी नाक के नीचे चलती रही, जिसमें विस्फोट के रूप में हमारे हजारों लोगों की मृत्यु हुई, तब आप लोग कहां थे? तो निश्चित ही आज मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। जिस तरीके से टीकमगढ़ में, दमोह में राहुल लोधी जी गद्दार है, ये सभी को पता है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, दल बदल किया, तो कुल मिलाकर विवेक जी को ये उम्मीद है कि इस बार इन 6 सीटों पर, विवेक जी तो 6 सीटों पर हो रहे हैं, 7 सीटों पर नहीं है,
बैतूल जो था वो प्रस्तावित था, लेकिन प्रत्याशी के निधन होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के वो अगले चरण में हो गई है। तो 6 सीटों पर चुनाव है, तो इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम रजनीश जी के पास में भी जाएंगे। एक बार में फारूक मेमन के पास चले जाते हैं, जो कि काफी देर से वेट कर रहे हैं। फारूक, बताइए क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, नजर दर्शकों को बताइए एक बार। देखिए, मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन अभी की नहीं है। सुबह 7 बजे से लाइन लगी हुई है, लगातार लाइन लगा हुआ है और लोगों का रुझान इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है आज के लोकसभा मतदान के लिए। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी आ रही है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। वहां भी लोगों के काफी रुझान है और बड़ी तेजी से वहां मतदान हो रहा है। दूसरा एक वजह इसकी ये भी है कि आज गर्मी का मौसम है और ठीक 12 बजे के आसपास यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि सुबह से ही मतदान कर ले। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज मतदान का प्रतिशत इन शब्दों के साथ में 12% हो गया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत किस तेजी से बढ़ा है। 2 घंटे में अगर 12% मतदान के लगभग पहुंच गए हैं, इससे लोगों का रुझान समझ में आता है और लोगों की सोच भी समझ में आता है कि वो समय से पहले अपना वोट चलिए, डालें। तो अच्छा खासा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सवेरे सवेरे देखने को मिल रहा है। और गरियाबंद से हमारे सहयोगी बने हुए थे और इस वक्त प्रकाश नाग के पास चलते हैं। प्रकाश नाग जो है वो केशकाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केशकाल कोंडागांव जिले में आता है आकांक्षा, और कोंडागांव जिले में बात है कि कोंडागांव जो विधानसभा क्षेत्र है वो बस्तर में आती है और केशकाल जो है वो कांकेर में आता है। तो एक बार प्रकाश नाग का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, केशकाल में किस तरह का नजारा देख रहे हैं इस वक्त आप? चलिए, प्रकाश तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, प्रकाश से फिर कोशिश करेंगे संपर्क करने की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी भी जुड़े हुए। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आज 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, किस तरह की परिस्थिति आप देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? शशि थरूर नजर आ रहे हैं। हाँ। तिरुवनंतपुरम की सीट है जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे आकांक्षा, और यहां से एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा गया है और ये सीट इस बार थोड़ी सी फंसी हुई लग रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा है और ये सीट बड़ी दिलचस्प इस बार हो चली है। बिल्कुल, राजीव चंद्रशेखर इस बार चुनावी मैदान में उनके सामने, और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने यही कहा है कि हर बार जिस तरह से मैं ये सीट जीतता आया हूं, इस बार भी मैं फिर वही सीट जरूर जीतूंगा। राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री है, हाई प्रोफाइल सीट में शुमार हो चुका है। और हमारे साथ रविंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं। 3 सीटों पर अभी यहाँ पर चुनाव जारी है। आपने लगातार प्रचार प्रसार देखा और एक एक करके अपडेट लगातार आ रहे हैं। रविंद्र जी, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट। चलिए रविंद्र जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी, क्योंकि लगातार आज अपडेट्स आएंगे, बीच में हाँ, बिल्कुल, हम लोग, लेकिन अपनी बात रखिएगा। मुझे पता है 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प चुनाव राजनांदगांव में होने जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने जी तोड़ मेहनत की है, बहुत अच्छी स्थिति में है वो, और संतोष पांडे जी जो है वो मोदी लहर, हिंदुत्व और अपने मृदु स्वभाव के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण वहाँ पे जाने जाते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वही महासमुंद की बात में, तो महासमुंद में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ रूप कुमार चौधरी जी जो हैं वो थोड़ी सी बढ़त में लगती हैं मुझे, क्योंकि वो स्थानीय हैं, उड़िया बहुत अच्छा बोलती है। महासमुंद में उड़िया मतदाता बहुत है, छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा बोलती हैं। और जो हम साहू समाज की जो बात करते हैं कि साहू समाज का अगर वहाँ पे होता तो बहुत अच्छे वोट बीजेपी को मिलते, क्योंकि हर बार बीजेपी ने वहाँ पे साहू समाज के प्रतिनिधि को चुनाव में उतारा, चाहे वो चंपू साहू हो, चंदू साहू हो, चंद्रशेखर साहू, यानी जितने भी हैं। तो इस बार इन्होंने अघरिया समाज का प्रतिनिधित्व चुना, महिला हैं वो रूप कुमारी चौधरी जी, लेकिन साहू समाज से कोई डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने पहले से ही ईश्वर साहू की व्यवस्था करके रखी है। साझा के बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं वो, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव जीता था और वहाँ पे महासमुंद के क्षेत्रों में घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं, तो उनका पहला वाक्य यही होता है कि जब मेरे भी विपत्ति आई थी, मैं साझा में था, तो आपके गृह मंत्री जी मेरे पास तो मिलने तक नहीं आए थे। रही बात ताम्रध्वज साहू जी की, तो साहू समाज के हैं, उसका प्लस पॉइंट तो है उनके पास में सबसे बड़ा जो मतदाता जो है महासमुंद साहू समाज के हैं, तो उनका प्लस पॉइंट है। तो वहाँ पे मुकाबला भी दिलचस्प है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रूप कुमारी जी आगे चल रही हैं थोड़ा सा। कांकेर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वहाँ पे शोभराज नाग जी
वो वहाँ पे एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। हिंदुत्व की लहर, मोदी फैक्ट, ये सारी चीज़ें को मिला के अगर अपन देखें, और ख़ासकर वो दूरस्थ क्षेत्र के है, जंगल क्षेत्र से आते हैं, अंतागढ़ से आते हैं। और पिछला चुनाव भी उन्होंने वहाँ से अंतागढ़ से जीता था। हालांकि वो चुनाव बड़े मंतू राम जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, इसकी वजह से हुआ था। तो बीरेश ठाकुर जो है वो पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल जी के बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, संगठन में अच्छी पैठ है, सक्रिय रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़, उनकी पहुंच शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी मानी जाती है बनिस्पत की भोजराजनाथ के ग्रामीण अंचल में, जबकि कांकेर में बहुत बड़ा इलाका जो है वह ग्रामीण अंचल का है, ग्रामीण क्षेत्र का है। तो कहीं ना कहीं आप भोजराज जी को जो है वो 20 मान सकते हैं बीरेन्द्र ठाकुर जी की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तीनों लोकसभा क्षेत्र में जो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि मतदाताओं को घर से निकाल के अधिक से अधिक वोट डलवाना, क्योंकि आज चलिए पप्पू यादव को एक बार सुन लेते हैं। पूर्णिया सीट से ये मैदान में है और ये भी बड़ी दिलचस्प है, सुनते हैं एक बार। पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई। तो पप्पू यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव जो हैं वो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बड़ा दिलचस्प ये है कि ठीक चुनाव से पहले इन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। उम्मीद ये थी कि पूर्णिया सीट से इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो आरजेडी के पास चली गई। आरजेडी ने यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया। चर्चा कर रहे बिल्कुल। और देखिए नेहा शर्मा जो सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस हैं, वो भी पहुंची है मतदान करने के लिए। आप पप्पू यादव के बारे में बिल्कुल। हाँ। और चूंकि आरजेडी के पास वो जब गठबंधन के तहत सीट गई तो आरजेडी ने वहां से प्रत्याशी उतार दिया। अब ऐसे में थोड़ी सी वहां की स्थिति बन गई और ऐसे में निर्दलीय फिर उन्होंने यहाँ से मैदान में उतरने का फैसला किया। तो गठबंधन है, लेकिन गठबंधन का उम्मीदवार भी यहाँ पर इनके सामने मैदान में है। तो ये सीट भी बड़ी दिलचस्प है, बिहार की पूर्णिया सीट। बिल्कुल। तो और पूर्णिया सीट ना सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, बल्कि दिल्ली तक की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है और इस पर हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश नाग भी जुड़े हुए। प्रकाश, यदि आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए केशकाल की स्थिति कैसी है? केशकाल वासी कितने उत्साहित आज मतदान को लेकर के? आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और केशकाल विधानसभा में कुल 290 जो अभी वोट डालकर बाहर आए हैं। हाँ भाई साहब, आज जो है प्रत्याशियों की परीक्षा का दिन है, जनता मूल्यांकन कर रही है। क्या लगता है कि किस तरह से मूल्यांकन होगा? जनता पूरी तरह से बन बना के बैठी है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं और देश को विकास की पथ पर उस मुकाम तक पहुंचाने के सपने को पूरा करने के लिए जनता तत्पर है। और वो मुकाम है देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना, आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुविधाओं को बढ़ाने में सरकार के पास धन की कमी न रहे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे और दुनिया का नेतृत्व करें। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की आप लोग बात करते हैं, जो रीवा लोकसभा है उसको कंक्रीट का जंगल बनाने का आप लोगों ने काम किया है, यहाँ पर एक पानी की समस्या की वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस लोगों की इसी प्रकार के आधारहीन आरोप ने कांग्रेस को इतना नीचे तक पहुँचाया है। जब उनको मौका मिलता है तो काम नहीं करते और जब हम लोगों को मौका मिलता है और हम लोग काम करके और ज़मीन में उतार देते हैं तो फिर वो इस प्रकार के आधारहीन बातें करते हैं। कंक्रीट का जंगल, अब वो कंक्रीट नहीं करोगे तो बाढ़ सागर का बांध कैसे बनेगा? ये नहरें जो कंक्रीट की बनाई है जिससे पानी जा रहा है और धरती से दौलत पैदा करके किसान समृद्ध हो रहे हैं,
यदि यहाँ पर कंक्रीट नहीं करते तो नहर नहीं बनती, वही तो कंक्रीट नहीं करते थे, इसलिए तो उनको सजा दिया जनता ने। और हम लोगों ने इतना कंक्रीट कर दिया कि बाईपास भी बन गया, रिंग रोड कंक्रीट की सड़क की बन गई, और बेला से सिलपरा भी बना रहे हैं, और कंक्रीट का एक शानदार कलेक्ट्रेट भी बना दिया, ऑडिटोरियम बना दिया। अब ये चाहते हैं कि ना बने, जनता चाहती है इस प्रकार के काम होते रहें। रीवा से हनुमना, मऊगन से मनगवा से चाकघाट, और बनारस और प्रयागराज और जबलपुर कंक्रीट की कितनी शानदार सड़कें बनी हैं। यही तो जनता चाहती थी उनसे, उन्होंने नहीं किया, हमने कर दिया तो उसकी निंदा कर रहे हैं, तो और ज़्यादा कटघरे में खड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए तो उनकी सीटें घट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा में आप लोग एक सीट हार गए थे, छिंदवाड़ा में इस बार पूरा जोर आप लोगों ने भी लगाया है, तो इस बार क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की कितनी सीटें आप जीतेंगे? कांग्रेस कह रही है कि जो आपका लक्ष्य 29 का वो पूरा वह नहीं कर पाएगी, उसमें 29 में 28 तो हम पहली बार जीत ही चुके हैं, और 35,000 से मात्र छिंदवाड़ा हारे थे। तो इस बार तो चुनाव में सारे उलझे हुए मामले भी मोदी जी ने सुलझा दिए। धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो अब जब ये होने के बाद क्या हमारी सीटें बढ़ेंगी नहीं? जब ये नहीं हुआ था तो इसी आशा पे तो हमको 200-303 सीटें दी थी जनता ने कि आएंगे तो ये करेंगे। तो जब ये हो गई तो सीटें तो बढ़ेंगी। तो इसलिए 370 से ज़्यादा पाएगी भाजपा और 400 के पार पाएगी एनडीए जी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको भी समर्थन जो है सपा भी दे रही है, बाकी अन्य दल भी दे रहे हैं। सब इकट्ठे हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपका काम इतना बड़ा है, आपकी लाइन इतनी बड़ी है कि छोटी छोटी लाइनें यदि 8-10 मिल भी जाएंगी तो कहाँ पहुँचेंगी? देखिए, ये थे राजेंद्र शुक्ल जो कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव। तो राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, और उन्होंने कई अलग अलग विषयों पर बातचीत की। और जब हम बातचीत कर ये चल रही थी, स्क्रीन पर लगातार हमने तेजस्वी सूर्या को भी वोट करते हुए दिखाया, जो कि बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से मैदान में है, युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है दक्षिण से। और प्रहलाद पटेल की भी। प्रहलाद पटेल को भी अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दमोह से सांसद रहे प्रहलाद पटेल, लेकिन इस बार दमोह में राहुल लोधी को मौका दिया गया है, क्योंकि प्रहलाद पटेल अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा और फिर जीता भी, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। और प्रकाश नाग अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं। प्रकाश, बताइए कितने उत्साहित है केशकाल वासी? ये आपको वही बताना चाह रहा था कि इस केशकाल विधानसभा में 290 मतदान केंद्र है, जिसमें 63 अति संवेदनशील क्षेत्र, क्योंकि कुछ क्षेत्र नक्सलियों से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए उनको अति संवेदनशील क्षेत्र बनाया गया। वही 65 संवेदनशील क्षेत्र। और आपको बता दूं कि इस बार 10 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, केशकाल सुडुंगर है, जहां पर लगभग 850 मतदाता है, जिनमें अभी 9 बजे तक 170 से अधिक मतदाताओं ने अपने मतदान किया। और काफी उत्साह के साथ यहाँ पे लोग हुए, और अपने घर तो निकलकर सभी लोग आ रहे हैं, और मतदान करने में काफी उत्साह के साथ देखने होगा। वही आपको इस पर बताऊंगा कि केशकाल विधानसभा में नीलकंठ टेकाम जो अभी मतदान नहीं किया, कुछ देर बाद करेंगे वो भी, और यहाँ से ग्राम पिंडरावन में। चलिए, तो तस्वीरें उसकी वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि कल बड़ा चर्चा में थी ये सीट, क्योंकि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को चैलेंज देने को लेकर कल बड़े सुर्खियों में रहे थे। और अब वोट डालने जब आएंगे तो तस्वीरें दिखाएंगे। रजनीश सिंह के पास चलते हैं, काफी देर से रजनीश जी वेट कर रहे हैं। रजनीश जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि यहां पर जीत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर जनता जो है इस बार कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, क्या कहेंगे? हितेश जी, अभी हमारे मित्र कुछ बात बोल रहे थे, थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाल देता हूँ। बड़ा और नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे। इनके जहां सरकार है, पार्षद की बेटी का बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। और हेमा मालिनी को एक बार सुन लेते हैं। तो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे साथ। चलिए रजनीश जी बोलिएगा। जी, तो ये एक शब्द नहीं बोल पाते। बेटी हूं, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इनकी सरकार चली गई। तो ये इनकी महिला सुरक्षा की है, पूरा देश जानता है। और इनके साथ दिक्कत जो है, इनके नेता, अब नेता के बारे में पूरा देश जानता है, यदि वो आम को इमली बोल दे तो त्रिपाठी जी जैसे लोगों की मजबूरी है कि उसकी इमली ही बताएंगे। वो पड़ गए हैं पीछे अग्निवीर, अरे CDS से लेकर
तमाम जो पूर्व सेनाध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष इस योजना को सब मिल के लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इसको लागू किया है पूरे सब जगह है, लेकिन इनको चूंकि अब इनके युवराज ने कह दिया है तो इनको करना है। और इसी कारण से जो वरिष्ठ नेता है, जो सुलझे हुए नेता है, जिस तरह से सनातन विरोधी बात करते हैं, लगातार गालियां देते हैं। लेकिन रजनीश जी, अभी आपने पप्पू यादव को सुना होगा। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, छोटे से बड़े नेता जितने भी हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के एक नेता को बस हराने के लिए, दबाने के लिए लगे हुए हैं। नहीं, अब उनकी क्या हालत है आपने तो देखा है, बेचारे न इधर के रहे न उधर के, अपना पार्टी भी मर्ज कर दिया। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, किस तरह के नेता है, अकेले नेता है। अब वो चुनाव के बाद किसके बारे में क्या बोलेंगे, जिस नेता की बात कर रहे हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जो ये महंगाई की बात करते हैं, थोड़ा 2004 से 14 तक चले जाएं। अभी चूंकि ये विषय नहीं है, एक बार अध्ययन करेंगे इनको समझ में आ जाएगा कि आटे का कीमत क्या था 4 में, दाल का कीमत, शक्कर का कीमत क्या था, डीजल का था, पेट्रोल का था। और 2014 में पहुंचे तो कहां लेके छोड़े, न उस समय कोई दिक्कत थी, न परेशानी थी, न कोरोना जैसे विश्वव्यापी संक्रमण था। और 14 से 24 तक इस चीज को तुलना कर लीजिए, इतने सारे जो योजनाएं चली जो सीधे सीधे जनता को लाभ मिली, चाहे उज्ज्वला योजना। रजनीश जी, आपकी तस्वीर थोड़ी धुंधली होती जा रही है और चुनाव के बीच में तस्वीरें धुंधली होना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार में आप भी ये मानेंगे कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिन में 6 सभाएं की है मध्य प्रदेश में, और ये छोटी बात नहीं है। स्टार प्रचारक तो वो थे, लेकिन राहुल गांधी इतने दमखम के साथ नजर नहीं आए, सतना तो वो पहुंच ही नहीं पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1-2 चुनावी सभा ली, और अब 2 मई को मुरैना पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में जब आपकी हालत इतनी खराब है कि आपके पास सिर्फ अभी 1 सीट है, वो भी छिंदवाड़ा की, तो आपको और जोर शोर से प्रचार प्रसार यहां पर करना चाहिए था और आप में आक्रामकता दिखनी चाहिए थी? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में किसकी हालत खराब है ये तो नरेंद्र मोदी जी बार बार आके बता ही रहे हैं। 28 सीटें हैं भाजपा की जिसमें सांसद हैं, परंतु उनकी निष्क्रियता का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सतना के जो भाजपा के सांसद है वो विधानसभा के चुनाव में हार गए, मंडला के जो सांसद प्रत्याशी थे वो विधानसभा का चुनाव हार गए। तो निश्चित ही जिस तरीके से 28 सीटों पर प्रचंड बहुमत देकर जनता ने इनको संसद तक पहुंचाया था, संसद पहुंचने के बाद ये लगातार निष्क्रिय रहे। एक भी बार संसद में क्षेत्र की समस्या को कभी नहीं उठाया, क्षेत्र की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए कभी अपने स्तर पे माझी आईचं तुम्हाला घ्यायचं होतं म्हणून तो नवनीत कौर राणा है, ये बीजेपी की प्रत्याशी है अमरावती से, और सुंदरकांड पाठ को लेकर के ये काफी सुर्खियों में रही थी, और उसके बाद देखिए बीजेपी में शामिल हुई नवनीत कौर राणा को अब टिकट दे दिया गया है अमरावती से। अब ये अपने घर से निकल रही हैं मतदान करने के लिए, और उससे पहले हिंदू परंपरा के हिसाब से आप देखिए पूजा पाठ करती हुई, मुंह मीठा करके अभी अपने घर से निकल रही है आशीर्वाद लेकर के। आप कुछ बोल रहे थे, बात पूरी कीजिए। देखिए, निश्चित ही भाजपा के सांसदों के पास बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है, इसीलिए मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री को 6 बार मध्य प्रदेश आके अपने जनाधार को बचाने का यहाँ पे प्रयास करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रचंड बहुमत से भाजपा के सांसदों को जिताकर देश के संसद तक पहुंचाया, पर देश के मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों के विकास के लिए इन सांसदों ने कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज 2 सांसद तो इनके चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का। तो निश्चित ही आज भाजपा की जमीनी रूप से हकीकत यह है कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किसी धर्म आधारित इनकी घोषणाओं पे इनका वोट नहीं मिलेगा। आज प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई पे अंकुश चाहिए, जिसको लगाने में देश में भाजपा की सरकार विफल साबित हुई है। रोजगार के जो वादे आपने चुनाव से पूर्व किए थे, जब आप विपक्ष में थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज जमीनी रूप से आप उसमें विफल साबित हुए। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, किसानों की आज स्थिति बहुत खराब है, 28% जीएसटी देना पड़ता है कृषि यंत्रों पे, कृषि के लिए उपयोग होने वाली वस्तुओं पे। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते, भाजपा पर हमला बोलते तो ये मुद्दे जनता तक और अच्छे बेहतर तरीके से पहुंचते, लेकिन यहाँ पर तो कमान जीतू पटवारी नहीं संभाली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आध जगह सभा की, कमलनाथ भी नजर नहीं आए। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का जगह भी वो नजर नहीं आए। तो आपको नहीं लगता कि इससे कनेक्ट भी टूटता है जनता का, कि कांग्रेस में आखिर क्या एकजुटता नहीं है, जो सबसे बड़ी मुसीबत भी है कांग्रेस की कहीं ना कहीं?
मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठित होकर बहुत ही मजबूती के साथ में जमीन में ये लड़ाई लड़ रहा है। जनता की लड़ाई है, जनता के मुद्दों की लड़ाई है और मुद्दों पे आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा जनता को आज गुमराह करने का प्रयास कर रही है, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर भाजपा ने बनाया। तो ये कहीं ना कहीं इनके अज्ञान को दर्शाता है। ये वहां पे जब क्षेत्र में जाके ये दावा करते हैं कि हम राम को लाए, तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती है कि राम तो हम सबको लाए। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में बताने के लिए इनके पास में कोई भी उपलब्धि नहीं है। आज लेकिन इन सब के बीच चलिए वोटिंग परसेंटेज का कुछ फिगर आ रहा है, वो भी हम अब इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15.42% वोटिंग 9 बजे तक दर्ज की गई है। 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग चल रही है और तीनों का समग्र जो ये वोटिंग परसेंटेज अब तक निकल के सामने है। ओम बिरला को हम दिखा रहे हैं, कोटा लोकसभा सीट से ये मैदान में है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। इनके सामने प्रहलाद गुंजल है। आकांक्षा, प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रह चुके हैं। बीजेपी छोड़कर ये कांग्रेस में शामिल हुए हाल ही में, और इनको हाथों हाथ कांग्रेस ने टिकट दे दिया प्रहलाद गुंजल को। कोटा सीट से हैं, हालांकि कन्विंसिंग जीत उन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लोकसभा अध्यक्ष रहे, एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है और आज एक और भूमिका निभाते हुए वोट डाल दिया है और उसके बाद अपनी उंगली दिखाते हुए कि वोट उन्होंने कर दिया है। बाकी लोगों से भी अपील कि वो भी जरूर वोट करें। तो महत्वपूर्ण सीट। इन सब के बीच रविंद्र जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जो भी हमने चर्चा की कि एक आक्रामक तरीके से प्रचार देखने को मिला फर्स्ट फेज के बाद में भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें प्रधानमंत्री चाहे वो बांसवाड़ा में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ पहुंचे या वो मध्य प्रदेश पहुंचे, बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार देखने को मिला। तो वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में कम था, उसके बाद किस तरह की सी वो चीजें बदली, क्यों इसके पीछे ऐसा हुआ और अलग अलग तरीके की रणनीति देखने को मिली? सबसे मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने आक्रामक रवैया अपनाया उनके घोषणा पत्र को लेकर। इस आक्रामक रवैये से कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस थोड़ी सी छितर बितर दिखी। अभी कुछ देर पहले आकांक्षा जी ने कहा कि अगर आपके पास में मुद्दे थे तो उसको एकजुट होकर तरीके से उठाते, तगड़े तरीके से उठाते, तो लोगों पे वो हैमरिंग का काम करते। लेकिन आप केवल मोदी जी के आरोपों का, मोदी जी के बातों का जवाब देते रह गए। और हो सकता है कि भाजपा या मोदी जी या उनकी स्ट्रेटेजी ये चाहती हो कि आप यही करें और किसी एक विषय पे आप एकमुश्त नहीं हो पाए। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले। और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे, एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। मंदिर के दर्शन किए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किया, अब जनता के आशीर्वाद। अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अगर इन लोग अगर किसी समस्या को लेके, अगर किसी काम को लेके एकजुट होकर एक तगड़े तरीके से किसी मामले को उठाते तो वो जनता के बीच में जाता। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है पूरी की पूरी कांग्रेस उसके जवाब में जुट जाती है। तो ये समझ में नहीं आता कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप मूलतः क्या काम करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है, आपके विकास को लेकर आपका नजरिया क्या है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। वो जैसे चाहते हैं उसके पीछे पीछे आप चलना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी तो सामने ही दिखाई देती है ना ऐसे में। चलिए, मेरा सवाल आपसे कि रविंद्र जी ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रामक रणनीति अपनाई फर्स्ट फेज के बाद में, उसके पीछे क्या वजह है, इस पर हमसे बात करेंगे। लेकिन अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त भानु प्रतापपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास एक बार चल लेते हैं। अखिलेश, बताइए भानु प्रतापपुर में किस तरह से वोटिंग चल रही है और अब तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ फिगर वहां से आ रहा है? आज सुबह जब मतदान का समय था 7 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है, लेकिन सुबह 5:30 बजे से ग्रामीण जो है कई मतदान केंद्रों में लाइन लग चुकी थी। और जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ ये नारायणपुर मतदान केंद्र माना जाता है। यहाँ पर 1200 मतदाता है, लेकिन अब तक की जो स्थिति है 223 जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। और एक यहाँ एक बड़ी चीज होगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
जो आज सुबह लाइन लगी थी, जिसके हमने विजुअल दिखा रहे थे, वो कंटिन्यू ये था कि महिलाएं की जो लाइन थी वो बहुत लंबी थी सुबह से। अभी ये जो लाइन है ये कम हुई है, वो कि धूप जैसा पड़ा तो वैसा ही यहाँ पर की लाइन कम हुई, लेकिन जो स्कूल की बाउंड्री है, जो यहाँ केंद्र बनाया गया, जो मतदान केंद्र, इसके बाहर तक लाइन थी महिलाओं की। चलिए तस्वीरें भेजते रहिएगा, आगे भी लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी लगातार जगह जगह से पहुंचे हुए हैं, लगभग कई जगहों पर जहां पर वोटिंग चल रही है, और वहां से तस्वीरें भी हम लगातार भेज रहे हैं। रजनीश जी, जैसा मैंने सवाल जो रविंद्र जी से किया, वही सवाल मेरा आपसे भी, कि अचानक से एक रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक तरीके से उन मुद्दों को छू रहे हैं जिसपे इससे पहले के फेज में बात नहीं हुई थी, चाहे वो मुस्लिमों को की बात हो, या चाहे वो संपत्ति को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जिक्र था, मंगलसूत्र की बात यहां पर हो रही है। तो ये क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि इसमें कई सारे लोग और कांग्रेस ये कह रही है कि फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह से बदली रणनीति देखने को मिल रही है। रजनीश जी। हितेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में यदि हम पिछले 10 और उसके पहले भी यदि याद करें तो इसी तरीके से करते हैं। वो अपना काम को लेकर के जाते हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो सत्ता में रहने के बाद जब अगला चुनाव होता है तो अपने काम को लेकर जाते हैं। लेकिन कांग्रेस जो चीजें कर रही है, निश्चित रूप से जनता को उसको बताने की आवश्यकता है। इनका जो मैनिफेस्टो है, उसके बाद इनके जो नेता है सैम पित्रोदा जी, उनका जो बयान आया है, उन्होंने जो चीजें कहा है, उसको जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि आप वोट देने जा रहे हो और वोट देने वाले जो नेता हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि कौन इसमें प्रधानमंत्री बनेगा। इनका एक कॉमन मैनिफेस्टो नहीं आ पा रहा है। 4 लोग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो अपने, ये ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत का चुनाव होने वाला है। इस तरह से देश में एक नेता नहीं तय कर पाए, एक मैनिफेस्टो तय नहीं कर पाए। चुनाव में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आधे साथी जो शुरू में साथ दिख रहे थे छिटक चुके हैं। तो इन चीजों को देश की जनता को बताना होगा। माननीय पत्रकार महोदय ने जो चीजें कही कि ये अपने जो विषय उसको रखे ना, जनता उसके बीच जाए ना। हम तो अपना विषय रख रहे हैं, हम तो अपने काम को लेके जा रहे हैं कि 10 साल में हमने क्या किया, अभी 4 महीने में हमारी सरकार ने यहाँ क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, जहां हम काम को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से कांग्रेस जो पार्टी है दिग्भ्रमित है, नैरेटिव देश में फैला रही है। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे कोरोना के समय वैक्सीन का मामला हो, चाहे अन्य जितनी चीजें आई, उनका विरोध करना है। अब चूंकि इनके नेता विरोध कर दिए तो भाई साहब विरोध करना है। उनको देखना ही नहीं है कि राम मंदिर को कोर्ट ने किया, अरे आपने तो उनको अटकाने का काम किया, राम का अस्तित्व तो नहीं है करके एफिडेविट दिए हो। देश नहीं जान रही है क्या? निमंत्रण देने पर निमंत्रण नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपका वोट बैंक मत खसक जाए। तो देश समझ चुकी है कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और ये मैं सिर्फ अभी आज दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है हितेश जी, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये 50 सीट में थे, 10 साल से ये नेता प्रतिपक्ष की स्थिति नहीं है। इस बार आज बोल रहा हूं, और अनुभव के आधार पर जो इन्होंने किया है, जो नैरेटिव देश में फैला रहे हैं, ये 30-35 सीट भी के लिए संघर्ष। चलिए विवेक जी से भी, हाँ विवेक जी से भी सवाल कर लेते हैं, लेकिन एक बार कुछ वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंट भी आ गया, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। महासमुंद में अब तक 14.33% मतदान हो गया है। राजनांदगांव में करीब 14.5% मतदान हो चुका है। और अगर पूरे हम उसके बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अब तक 15.42% मतदान हो चुका है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट है। और उम्मीद करते हैं कि इस वोटिंग परसेंट के बाद अभी 9 बजे के बाद जनता और पहुंचेगी मतदाता केंद्र तक और बढ़ चढ़कर मतदान जरूर करेगी। विवेक जी, आपने रजनीश जी को भी सुना, राम मंदिर का मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती है। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के साथ जनता के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे और अभी भी राम मंदिर का मुद्दा भाजपा छोड़ नहीं रही है? सीधा उनका ये आक्षेप आपके ऊपर यही रहता है कि आपने तो निमंत्रण ही ठुकरा दिया, जबकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया। तो जब बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया तो फिर जाने में क्या मुसीबत थी? जनता के सामने तो अभी आपका नेगेटिव एक्सपेक्ट सामने आया है ना इसके कारण।
देखिए, निश्चित ही आज सरकार में रहने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड अगर भाजपा पेश नहीं कर पा रही है, मजबूरी में भगवान के नाम पे उनको वोट मांगना पड़ रहा है। कर्नाटका के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की कि बजरंग बली के नाम पे ईवीएम की मशीन का बटन दबाना। जनता ने बटन दबाया, वहां पे भाजपा को नकार दिया। निश्चित ही आज देश में एक भ्रम फैलाने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ था, तो विश्व भर में बैठे हिंदू ने, भारतीय ने यथासंभव अपना योगदान मंदिर के लिए दिया। उसमें हम भी थे, उसमें देश के हर नागरिक थे। परंतु भाजपा यहाँ पे भ्रम फैला रही है कि मंदिर निर्माण भाजपा की वजह से हुआ। तो निश्चित ही जनता जागरूक है, जनता समझदार है। आज सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि भाजपा ये सोचती है कि हम कुछ भी थोप देंगे और देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी। इन्होंने काले कानून कृषि के थोपे, देश में किसानों ने उसका विरोध किया, इनको पीछे हटना पड़ा ना, काले कानून वापस लेने पड़े ना। तो निश्चित ही ये जो अभिमान है भाजपा का कि हम देश की जनता को दबा देंगे या हम देश की जनता को गुमराह कर लेंगे, मूल मुद्दों से उनका ध्यान भटका देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। देश की जनता जागरूक है। इस लोकसभा चुनाव में जो देश के मूल मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर जनता वोट करने वाली है। और अभी तो 4 तारीख को देखिए परिणाम निश्चित देश की जनता ने जो जनादेश जिसके साथ। रजनीश जी तो कह रहे हैं कि 35 सीट भी नहीं मिलने वाली इस बार कांग्रेस पार्टी को। रजनीश जी ये बताएं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के 9 लोकसभा क्षेत्रों में आपके सांसद हैं। क्षेत्र के लिए क्या उपलब्धि का उनने काम किया, क्षेत्र के विकास के लिए उनका क्या योगदान रहा? इनमें से आधे से ज्यादा तो दिखे भी नहीं। इन्होंने जो ग्राम गोद लिए थे, उन ग्राम की स्थिति आज ये है कि वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, वहां पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आज जब बेरोजगार युवा अपने रोजगार के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है, तो वो किसके पास में जाएगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? 9 सीटों पर भाजपा के सांसद है, 9 सीटों पे भाजपा के सांसद है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं बता रहा हूं कि 100% बिजली पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माननीय सांसदों ने किया। आवास दोनों जगह जब तक सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में लगभग 10 लाख से ज्यादा आवास छत्तीसगढ़ में और 25 लाख से ज्यादा आवास मध्य प्रदेश में गरीब हमारे माता बहनों को दिया गया। घर घर पानी पहुंचाया गया। जो स्कूल का स्तर था शिक्षा का, जगह जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस, जो IITs, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो जीवन से जुड़ी है, रोड। देखिए हितेश जी, अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि हमने बखूबी काम किया, उपलब्धियां अभी भी गिनाई जा रही है, और दूसरी तरफ जनता सुन रही है, देख रही है और मतदान कर रही है आपके इन्हीं दावों और वादों के आधार पर। अब ये 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा कि मुहर किस पर लगी है। कटनी से हमारे संवाददाता विकास वर्मन भी लगातार जुड़े हुए हैं। बताइए विकास, किस तरह की तस्वीर आप इस वक्त कटनी में देख पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही सवेरे 7 बजे से जो कि वोटिंग चालू हुई थी, पोलिंग बूथों में भीड़ लगना शुरू हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है, पोलिंग बूथ जिस तरीके से देखा जाए, जो मतदान केंद्र है वो बहुत ही खाली दिखते नजर आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोग जो कि 10 बजे के बाद जो काम धाम अपने घरों का निपटाकर और फिर पहुंचेंगे। और देखा गया है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो परसेंटेज आया है, जो कि अभी तक 14%, जो कि 9 बजे तक का बताया गया है, कटनी जिले के, जो कि कटनी जिले की 3 विधानसभाएं आती हैं, तीनों विधानसभा की मिलाकर करीबन 14% मतदान यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर देखा गया है कि अधिकतर जो कि महिलाएं हैं जो मतदान केंद्र में पहुंच रही हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा। इससे पहले हमने आपको एक खबर और दिखाई थी, जिसमें एक जो कि विकलांग है अपनी ट्राई साइकिल में तिरंगा झंडा लगाकर मतदान केंद्र पहुंचा था, और उसने लगातार ये बताते हुए वो तस्वीर थी सभी को मोटिवेट और इंस्पायर करने वाली कि विकलांग वहां पर पहुंचे हुए, तिरंगा झंडा उनकी ट्राई साइकिल में था और सबको वो यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, मतदान जरूर कीजिए। रविंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपने रजनीश जी को भी सुना, विवेक जी को भी सुना, तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो मूलभूत मुद्दे हैं, भले कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जनता इसके बेसिस पर देखी, या फिर जो घोषणा पत्र में अब वादे किए गए हैं उसके बेसिस पर, या फिर जो एक बाइफरकेट करने की कोशिश की गई, भले वो मुसलमानों को जो लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, मंगलसूत्र पर बयान दिया, और अब विरासत टैक्स को लेकर के जो बात कही जा रही है? बहुत ही परिपक्व मतदाता हैं। और सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं जो उस समय अधूरा रह गया था जी, कि आक्रामक क्यों हुए मोदी जी। क्या है कि पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक गिरा। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा कि बस्तर में हमारा मतदान का प्रतिशत 2% बढ़ा था, लेकिन ओवरऑल गिरा, और वो चिंता की बात, क्योंकि आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जब भी मतदान का प्रतिशत गिरता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं रहता। ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े,
चाहे कितनी भी गर्मी हो, लग्न सारा की मुहूर्त हो, लेकिन लोगों को मतदान करने जरूर जाना चाहिए। तो आक्रामकता इस बात को लेकर थी। अब बात हुई कि वोट किस आधार पे होगा, कि लोग ये सारी चीज़ जो देख रहे हैं, मैनिफेस्टो देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं आपस में, और रामलला, राम मंदिर एक निश्चित रूप से मोदी लहर एक विषय तो है, कोई इसको कितना भी नकारे, कितना भी इनकार करे, लेकिन इसके अगेंस्ट में कांग्रेस को जो तैयारी के साथ आना चाहिए था, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी लगती है। पार्टी तो कुल मिलाकर जैसे कि रविंद्र जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर जिस तरह की मेहनत कर रही है, और अगर उसमें कुछ इनपुट्स जुड़े और अच्छे से मेहनत हो, तो कई जगहों सीटें ऐसी हैं जहां पर वो तगड़ी फाइट देने की स्थिति में आ सकते हैं। फिलहाल रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभकामनाएं आगे के चरणों के लिए भी।